मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। आज हम लोग को पढ़ना है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब सामूहिक रूप से अपनेपन का भाव, है ना। क्या मतलब है तो हम समझते हैं। देखिए, किसी भी देश के नागरिक में नेशनलिज्म की भावना तब पनपती है, तब जन्म लेती है, जब सबको लगने लगता है कि हम लोग जो हैं एक ही देश के नागरिक हैं, है ना। जब उन लोगों को एक दूसरे के प्रति भाईचारा जैसा फील होने लगता है, किसी भी देश का प्रत्येक नागरिक सोचता है कि नहीं, हमारी पहचान जो है इस देश से ही है, हम जितने भी लोग हैं वो आपस में भाई हैं, समझ गया ना। मतलब सबके मन में अपनेपन जैसा भावना जब आ जाता है, एक यूनिटी का भावना आ जाता है, तभी लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना पनपती है। सब लोग अपने आप के लिए एक ऐसा कॉमन बात ढूंढ लेते हैं जो कि पूरे देश का या पूरे देश के हित में वो बात होती है। तो इस टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना पैदा कैसे हुई, क्या क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने लोगों के मन में इस नेशनलिज्म को पैदा किया। तो आप सभी को पता है कि देखिए कितना सारा स्ट्रगल और मूवमेंट हुआ हमारे देश में, है ना। इन मूवमेंट्स ने लोगों के मन में कुछ नेशनलिज्म की भावना पैदा की। इसके अलावे बहुत से हमारे पास्ट के कुछ गीत, कुछ कथाएं, कुछ चित्र, कुछ कहानियां ऐसी रही जो लोगों को सुनाया गया, पेपर्स में उस चीज को छाप करके लोगों के पास पहुंचाया गया, लोग उसको पढ़ें तब जाने कि हमारा भारतीय इतिहास जो है पास्ट में कैसा था, कैसे ये लोग आकर के हम लोगों को गुलाम बनाए। जब इस तरीके का कोई भावना आता है तो लोगों के मन में ना एक राष्ट्र भावना की, मतलब नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा पैदा होती है। आप ही लोगों को बात बताइए, जब कभी विदेश विदेश में जब तिरंगा झंडा इसे लहरता है, हैं, और जब नेशनल सॉन्ग बजता है, नेशनल एंथम बजता है, तो कितना हम लोग को प्राउड फील होता है कि भाई हम उस कंट्री के नागरिक हैं जिसका ये फ्लैग है, जिसका ये नेशनल एंथम बज रहा है, मतलब हम जो हैं भारत के नागरिक हैं। समझ गए ना बात। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि एक नेशन का चित्र बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन लोगों ने अपने राष्ट्र को जो है एक चित्र के रूप में छापा, और वो भी महिला के रूप में। याद है जर्मेनिया ने अपने राष्ट्र को एक महिला के रूप में छापा था, जिसको जर्मेनिया कहा गया था। देखे थे ना, वो जो मुकुट पहनी थी, ओलिव का पत्ती उत्ती था। उसी तरीके से हमारे राष्ट्र को भी, मतलब हमारे भारत राष्ट्र को भी एक तस्वीर में अंकित किया गया, समझ गए ना, और उसको माता का दर्जा दिया गया। तो नेशनलिज्म के दौर में भारत की पहचान भारत माता के रूप में होने लगी, है ना। और इस भारत माता की जो छवि है, इसका निर्माण करने का अगर सबसे पहला प्रयास देखा जाए तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी को जाता है। और याद होगा आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, इन्होंने आनंद मठ नाम के पुस्तक की रचना की, और इसी आनंद मठ पुस्तक के एक पेज में वंदे मातरम इन्होंने लिखा। तो पूछेगा वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। शुरुआत में इन्होंने ही इस छवि को, मतलब कि भारत माता की छवि को अंकित करने का प्रयास किया। लेकिन बाबू हम आपको बता दें कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ना बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल को क्या किया इसने, दो भाग में बांट दिया था, समझ गए। इस पार्टीशन के विरोध में ना एक स्वदेशी मूवमेंट चला, समझ गए। इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक चित्र बनाई। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता की चित्र अंकित की या चित्र को बनाया। इस चित्र में भारत माता एक सन्यासिनी के रूप में है, मतलब कि बहुत ही गंभीर, आध्यात्मिक, एकदम शांत मुद्रा में है ना। लेकिन बाद में अलग अलग कलाकारों ने भारत माता का चित्र अलग अलग तरीके से बनाया। कोई में भारत माता को झंडा लिए दिखाया, कोई में भारत माता को शेर पे बैठे दिखाया,
मतलब अलग अलग कलाकारों ने भारत माता की छवि को अलग अलग रूप में सजाया या फिर बनाया। लोगों के मन में भारत माता का छवि जो है ना पूरा एकदम दिलो दिमाग पे छा गया। सबको लगने लगा कि देश हमारी माता है, मतलब सबके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो गया ना, मतलब राष्ट्रवाद का वो जुनून कह सकते हैं आप, कि लोगों के मन में इस तरीके का चित्र बनने लगा। मतलब राष्ट्रवाद जो है लोगों के मन में ऐसा उमड़ने लगा कि सब जो है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सुर में एक लय में आवाज उठाने लगे कि अब उनका जो है एक अपना राष्ट्र होना चाहिए, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र। इसके अलावे नेशनलिज्म की भावना को लोगों के मन में पैदा करने में और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किया? हमारी पुरानी कथाएं। क्योंकि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि पहले के जो राजा महाराजा थे उनका कितना ज्यादा मान सम्मान हमारे इतिहास में रहा है, लोगों को इन सब चीजों का कोई अता पता नहीं था। पुराने गीत पुरानी कहानियां लाया गया, लोगों के द्वारा गांव गांव जाकर के सुनाया जाने लगा, लोगों के मन में दिखाया जाने लगा कि हमारा जो पास्ट का जो हिस्ट्री है वो कितना गौरवमय है, कितना ज्यादा महान इंसान, महान राजा महाराजा साधु संत हमारे इस देश में पैदा हुए, और चंद जो हैं विदेशी लोग आके हम पे राज कर रहे हैं। कहा जाता है इतिहास में, किसी ने कहा कि एक समय ऐसा था भारत का इतिहास कि यहाँ के राजा महाराजा जब जाते थे तो पूरा अफगानिस्तान और पूरा दूर दूर का क्षेत्र जीत करके आ जाते थे। हैं आप सम्राट अशोक, इस सब का नाम सुनिए। ये सब जो राजा थे, ये सब जब युद्ध करने जाता था, सोचिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, कहां कहां तक का एरिया ना, श्रीलंका तक का एरिया ना जीत गया था सब। वही कह रहा है इतिहासकार कि एक समय था कि भारतीय राजा जब जाते थे तो कहां कहां का जमीन अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। आज मात्र चंद गोरे लोग इनको गुलाम बना के बैठे। तो भारतीय इतिहास में भारत के लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना पैदा करने में हमारी पुरानी कथाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे। स्वदेशी आंदोलन के समय ही उन्होंने जन गण मन की रचना की थी। उन्होंने अलग अलग तरह के गीत कहानियों से लोगों को इतना प्रेरित किया कि उनसे भी लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई है। और हम आपको बता दें कि मद्रास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नटेशा शास्त्री। क्या नाम था जी? नटेशा शास्त्री। नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया नाम का तमिल में एगो कथा का संकलन तैयार किया, जिसमें टोटल 4 गो भाग था। क्या नाम था उस किताब का? द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। कौन सी भाषा में थी? तमिल में थी। किसने लिखा था? नटेशा शास्त्री ने। 1 नंबर का सवाल बनेगा यहां से। इन्होंने अपने माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की है। मतलब जो जिस क्षेत्र में जो भी महान व्यक्ति रहे हैं, लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया, राष्ट्रवादी नेता एकजुट होने लगे, भारत के हर एक नागरिक के मन में नेशनलिज्म की भावना पैदा करने लगे। और आपको हम बता दें कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था, क्यों हो रहा था स्वदेशी आंदोलन? बंगाल के पार्टीशन के विरोध में। लॉर्ड कर्जन नाम का एक ठो वायसराय था जिसने बंगाल को 2 भाग में बांटा, है ना। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, लेकिन 2 भाग में बांटा। उसी के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उस समय भारत जो है 8 प्रोविंस में बटा हुआ था। जैसे आज भारत 28 राज्य में बटा है ना, वैसे उस समय 8 राज्य में बटा हुआ था, ठीक है। और उस समय का जो झंडा था, आप यहाँ इमेज में देख लीजिएगा, है ना। उस समय का जो झंडा था, वो झंडा था आपका हरा, पीला और लाल रंग का। कैसा था? हरा, पीला और लाल रंग का। और उसमें 8 प्रांत को दर्शाने के लिए 8 गो कमल का फूल था, ठीक है। और हिंदू और मुसलमानों को उसमें चिन्हित किया गया था, जिसमें अर्ध चंद्र दर्शाया गया है, हाफ मून दर्शाया गया है। आप अच्छे से इमेज में देख लीजिएगा, समझ गया ना। ये इमेज ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का झंडा कैसा हुआ करता था। इसी तरीके से अब
1921 में झंडा की हम बात करते हैं, हमारे फ्लैग की बात करते हैं 1921 की। उस समय गांधी जी का भी जो स्वराज का झंडा था ना बाबू, वो भी तिरंगा कलर का था, मतलब 3 कलर का था, जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग था, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे बढ़िया से। हाँ, तो इसी कलर का था, सफेद, हरा और लाल कलर का, और इसके बीच में गांधी जी वाला चरखा था, समझ गए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, वैसे वैसे हमारे तिरंगे झंडे में बदलाव किया गया। आज भी हमारा तिरंगा झंडा 3 कलर का है, लेकिन बीच में जो है अशोक चक्र है। इतिहास को हमारे लोगों को अच्छे से समझाने के लिए भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने महसूस किया कि भारतीय लोगों को इतिहास ना एक अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। इन लोगों को ये समझाना चाहिए कि हमारा पास्ट बहुत ही गौरवमय था। और याद रखिए, इसलिए कि जो जानते हैं, ये अंग्रेजवन जो था, इन लोग को लगता था ना कि भारतीय सब बुड़बक है, बेवकूफ है, इन लोग में शासन प्रशासन करने का शक्ति नहीं है, शासन प्रशासन करने का कोई बुद्धि विवेक नहीं है, इन लोग से कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं जो इन लोग बेकार लोगों को इतना मतलब कि सोचने लायक समझने लायक बनाए हैं। मतलब अंग्रेजों के नजर में हम लोग पिछड़े हुए थे, है ना, पिछड़ा हुआ आदिम लोग, माने आदि मानव टाइप का लोग, जंगली लोग, ये लोग सोचता था अंग्रेजवन सब। सोच लीजिए, उन लोगों को लगता था कि भारतीय सब अपना शासन प्रशासन खुद से संभाल नहीं सकता है। लेकिन उन लोग का क्या पता था कि हम लोग का जो पास्ट था कितना अच्छा था। इन्हीं सब के लिए कि लोगों को हम अपने पास्ट के बारे में बताएं। याद कीजिए, यूनान सब का स्वतंत्रता भी पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे कि लोगों ने अपने पास्ट की लोक कहानियों को ही निकाला कि हमारा पास्ट कितना महान था, हमारे पास्ट में कितने महान लोग थे जो पूरी दुनिया को ज्ञान दिए, और आज जो है हमको गुलाम बना के रखा है लोग। वही चीज था भारत में भी। एक से एक ना हमारे यहाँ जी वैज्ञानिक ऋषि मुनि एक से एक ना हुए, ज्योतिष वाले है कि नहीं, खगोल विज्ञानी सब एक से एक ना हुए, एस्ट्रोनॉमर, ये सब आर्यभट्ट, ये सब कहाँ के थे, यहीं के थे ना। मतलब भारत की महान कहानियों को लोगों के सामने लाया गया और लोगों को दिखाया गया, भारत की एकता को बताया गया। तब लोगों के मन में इस तरीके का भावना आया कि नहीं, हम एक देश के नागरिक हैं और उस महान देश के नागरिक हैं जिस देश में कभी महापुरुष लोग रहा करते थे। और आज ये सब चंद लोग हमको गुलाम बना के रखा है। गुलाम हमको बना कैसे सकता है? तब लोगों के मन में इस तरीके का भावना है कि नहीं, इन लोग को भगा देना है अपना देश से। समझ गए? यही था हमारे भारत के कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का भावना कैसे आया। यहां तक जब आप लोग समझ गए तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों के प्रति कितना गुस्सा होगा कि नहीं होगा। भारत के अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ आए, है ना, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके थे कि भारत में अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ आए, गांधी जी के साथ हुए या और भी आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़े। धीरे धीरे ये राष्ट्र भावना या राष्ट्रभक्ति की भावना इतनी ज्यादा मजबूत हो गई, समझ गए, कि अंग्रेजों को अंत में हमारे नेशनलिज्म से हारना पड़ा। मतलब इतने सारे लोगों का आवाज एक साथ उठ रहा था, इसका मतलब था कि एक नया राष्ट्र अब बन करके सामने आने वाला था। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ आए ना जी, मतलब सब लोगों का आवाज एक साथ भारत माता की जय का जब नारा लग रहा था, इसका मतलब कि एक नया राष्ट्र बन करके आ रहा था। और 15 अगस्त 1947 को वो महान देश बना। लेकिन हम आपको बता दें कि 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था। ये क्रिप्स मिशन सोचता था कि ब्रिटिश को और भारतीय राजाओं का क्या करें, सहयोग करा दें, कांग्रेस ही सबके साथ मिलवा दें, लेकिन असफल हो गया। ठीक है, फेल हो गया क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 में। इसके बाद जब वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला था ना, लेकिन 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया? पारित किया कि अब जो है अंग्रेजों को एकदम भारत छोड़ के यहां से भगा देना है। और 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा ये डेट, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने, ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया कि नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन पास होना चाहिए। समझ गए। और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब अंग्रेजों अब क्या करो, बोलो, भारत अब छोड़ के निकलो। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, स्लोगन दिया, जिसका नाम था डू और डाई, करो या मरो। बहुत से लोगों ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया है। समझ गए। इतने लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया कि देश के अधिकतर हिस्सों में राज व्यवस्था एकदम ठप हो गया। अपने आप लोग आंदोलन में कूद पड़ेगी ना, अब तो अंग्रेजों के भगा देना है। लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, एक से एक नारे लगाए लोगों ने, बहुत जुलूस निकाला गया, अंग्रेजों का बहुत विरोध किया गया। और इसमें छात्र हो गए, मजदूर हो गए, एक से एक किसान नेता हो गए, सब लोग मिलकर के भाग लिए। और बहुत से क्रांतिकारी जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग ली हैं, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि बंगाल से मातंगिनी हाजरा, बंगाल से कुछ नाम था जी, मातंगिनी हाजरा। देखिए सवाल पूछेगा और एकदम पूछेगा, है ना, कि बंगाल से क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सी महिला शामिल थी ना, तो मातंगिनी हाजरा याद रखिएगा। असम से कनकलता बरुआ, एक आध को हंसे लगा नमो सुन के, अरे बोका। कनकलता बरुआ कहां से थी? असम से। उड़ीसा से रमा देवी, उड़ीसा से रमा देवी, सब याद रहेगा ना बाबू। उड़ीसा से मातंगिनी हाजरा कहां से थी? तुम बोलो, गरीबों के शहंशाह तुम बोलो, मातंगिनी हाजरा कहां से थी? बंगाल से। रमा देवी, कनकलता बरुआ असम से। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया कि इस नेशनल मूवमेंट को दबा दिया जाए, क्विट इंडिया मूवमेंट को दबा दिया जाए। बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ा गोरे लोगों को, लेकिन फिर भी दबाने में 1 साल से अधिक का समय लग गया। समझ गए। और लगभग बाबू देखिए 1942 की ये बात है ना। 1-2 साल के बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली बेचारा अच्छा आदमी था। क्लीमेंट एटली चाहता था कि हम भारत को आजाद कर देंगे, और क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, है ना। और 2 राष्ट्र बना, एगो भारत और एगो दूसरा का नाम लेने का हमको जरूरत नहीं है। तो आज जो है भारत देखिए खिलखिला के खुशी से एक अच्छा राष्ट्र के रूप में उभर रहा है ना। तो हम लोग का नेशनलिज्म इन इंडिया यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।